हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने पिछली क्लास में राज्य विधानमंडल का जो सीरीज जो अपने टॉपिक चल रहा था, राज्य विधान परिषद को अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे राज्य विधानसभा और उसके संदर्भ में कुछ विशेष जो तथ्य हैं उन पे अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा अपना कौन सा? राज्य विधानसभा। ठीक है, और आपका जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें खासकर जो टॉपिक का जो नाम है वो ये लिखा है राज्य विधानसभा। लेकिन राज्य विधानसभा के साथ साथ विधानसभा की विधान परिषद की संरचना को भी पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए मैंने पिछली 2 क्लासों में आपको विधान परिषद को थोड़ा सा विस्तार से समझा दिया। आज अपन बात करेंगे राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा के संदर्भ में जो तथ्य रहेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे इसकी संरचना। सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे? इसकी संरचना। ठीक है, और संरचना के अंतर्गत यानी इसकी संरचना जो है उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे? इसकी जो सदस्य संख्या है, ठीक है, के बाद में बात करें तो सदस्य संख्या के बाद में योग्यता है और निर्वाचन है, कार्यकाल है, ये सारे जो पार्ट है वो अपने यहाँ पर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। यानी निर्वाचन, कार्यकाल, ये सारे जो बिंदु है वो अपने यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात करेंगे राज्य विधानसभा के जो विधायी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? विधायी प्रक्रिया। और विधायी प्रक्रिया को अपन क्या करेंगे? बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। कौन कौन से विधेयक को किस तरीके से पास किया जाता है उस पर भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। विधायी प्रक्रिया के बाद में अपन पढ़ेंगे विधानसभा की समितियां, ठीक है, और उसके बाद में विधानसभा की जो कार्यवाही है, यानी जैसे आप लोगों ने प्रश्नकाल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, प्रस्ताव के बारे में पढ़ा होगा, जैसे स्थगन प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सारी जो कार्रवाई है विधानसभा की वो भी अपने यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और फिर पढ़ेंगे राजस्थान की विधानसभा। तो राजस्थान की जो विधानसभा है उस राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये अपना टॉपिक जो है 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक का। टॉपिक का नाम है राज्य विधानसभा। ठीक है भी, राज्य विधानसभा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राज्य विधानसभा जो है इसकी जो मुख्य विशेषता है, इस सदन की जो मुख्य विशेषता है वो क्या रहती है? तो अपन इस सदन को अस्थायी सदन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर 5 साल में इस सदन का विघटन या भंग किया जाता है ताकि नए सदस्यों का क्या किया जा सके? चुनाव किया जा सके। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन बोलते हैं। दूसरा, आप इसको निमन सदन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? निमन सदन। और तीसरा, इसको आप प्रथम सदन भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? प्रथम सदन। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसके लिए जो नाम है वो जन प्रतिनिधित्व सदन है। जन प्रतिनिधित्व सदन, यानी जन प्रतिनिधित्व वाला सदन भी आप इसको नाम दे सकते हो। ये जो 2 नाम है, 3 नाम है, इनको आप थोड़ा सा क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। और ये तीनों चारों जो नाम है वो काफी महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम के लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राज्य जो विधानसभा है, इस राज्य विधानसभा की अपनी जो भूमिका है राज्य में किस प्रकार की रहेगी। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहली क्लास में समझाया था कि केंद्र में जिस प्रकार केंद्र में संसद को कानून बनाने के अधिकार है, जैसे केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार को कानून बनाने के जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। और कानून जो है वो कहाँ पर निर्मित किए जाएंगे? संसद में किए जाएंगे। और संसद में 2 सदन मिलेंगे। एक होगा अपना कौन सा? लोकसभा, और एक होगा अपना कौन सा? राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार जैसे निम्न सदन, अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में निम्न सदन या अस्थायी सदन या प्रथम सदन आप किसको बोल सकते हो? राज्य विधान सभा को बोल सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। राज्य विधानसभा के इस सदन का जो प्रावधान है, यानी राज्य विधानसभा के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 168 में किया गया। कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 168 में किया गया। अनुच्छेद 168 में मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि आर्टिकल 168 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा
जो दो प्रकार के होंगे, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय में विधानसभा और राज्यपाल होंगे, और द्विसदनीय में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाएगा, एक राज्य विधानमंडल का गठन किया जाएगा। ये बिंदु हमने पढ़ लिए थे। बात करेंगे इसकी संरचना। विधानसभा जो है उसकी जो संरचना है वो आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगी, ये मिलेगी अनुच्छेद 170 में। तो मिलेगी अनुच्छेद 170 में आपको विधान सभा की जो संरचना है वो देखने को मिलेगी। यानी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे सदस्य संख्या वगैरह वगैरह जो पार्ट है, वो आपको आर्टिकल 170 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये बातें आपको कौन से में मिलेगी, राज्य विधानसभा के प्रावधान, संरचना और इसकी जो विशेषता है पद की, वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा की जो सदस्य संख्या जो रहेगी, सदस्य संख्या कितनी रहनी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन करोगे, कि जो सदस्य संख्या जो डिसाइड की जाएगी, यानी सीट, आप जैसे बोल दो विधानसभा की सीट, वो कितनी होनी चाहिए। तो सदस्य संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, और जनसंख्या के आधार पर आप क्या करोगे, हर 10 वर्ष में इसका परिशमन करोगे, और सदस्य संख्या में क्या करते जाओगे, वृद्धि करते जाओगे। अधिकतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये भी डिसाइड किया गया। मैक्सिमम आप किसी भी राज्य में विधानसभा की अगर सदस्य संख्या यानी सीट डिसाइड करना चाहते हो तो कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आया होगा, सर सदस्य संख्या का जो निर्धारण है, विधानसभा की सीटों का जो निर्धारण है, वो किसके आधार पर किया जा सकता है, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा कि विधानसभा में सीट या सदस्य संख्या का निर्धारण, सदस्य संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एक बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सदस्य संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर आप विधानसभा का गठन करना चाहते हो तो आपके यहाँ अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितने होने चाहिए, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो हमारे यहाँ पर जो एक पैमाना डिसाइड किया गया है वो ये डिसाइड किया गया है कि प्रत्येक राज्य में अगर आप विधानसभा का गठन कर रहे हो, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 होनी चाहिए। कितने, 500 सीट है वो अधिकतम होनी चाहिए जनसंख्या के आधार पर। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, जैसे विधानसभा विधान परिषद में हमने पढ़ा था, न्यूनतम सदस्य जो है कितने होने चाहिए, 60 सदस्य। तो मैं यहां पर लिख दूं सदस्य, न्यूनतम कितने होने चाहिए, 60 सदस्य, और अधिकतम कितने होने चाहिए थे, 500 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है विधानसभा की सदस्य संख्या को लेकर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 28 के 28 जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक जो सीटें हैं किस राज्य की रही है, कि डिसाइड कितनी होनी चाहिए, 500। तो सर्वाधिक जो सीट है, सर्वाधिक जो सीट है यूपी की रही है। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 403। अगर मैं राजस्थान विधानसभा की सीट की बात करूं तो पढ़ने से पहले न्यूनतम जो सीट का आंकड़ा है वो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि न्यूनतम कितना बताया गया, 60, लेकिन 60 से कम भी हो सकती है। एक अपवाद भी है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 60 सीटों से भी कम जो सीटें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैं बात करूं गोवा की, जैसे कि मैं बात करूं सिक्किम की, मिजोरम की। ठीक है, तो ये जो राज्य रहेंगे अपने, जहां पर आपको क्या रहेगी कि कम से कम जो 60 सीटों से भी आपको सीटें देखने को मिलेगी। जैसे कि गोवा है, मिजोरम है, गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, पुडुचेरी है। तो ये जो राज्य हैं
इन राज्यों में 60 से कम भी सीटें हैं। जैसे कि गोवा की बात करूं तो गोवा में 40, 40, 32, 30 ये सीटों का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ सीटें अपवाद भी है, जहां न्यूनतम सीटें 60 से कम भी है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी है। यहाँ पर आपको ये सीटें जो है वो क्या देखने को मिलेगी, कम भी देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अधिकतम कितनी सीटें बताएगी, अधिकतम 500 बताएगी, लेकिन यूपी की कितनी सीटें बताई मैंने, 403 जो सीटें हैं वो आपको बताई। यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, और राजस्थान में जो सीटें उनमें कितना रिजर्वेशन जो है, हर एक मान के चलो कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन दिया गया, वो भी अपन बात करेंगे। हाँ भी, इसको ध्यान से सुनो। आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित किया जा रहा है, उसमें जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है कि सभी के सभी हमारे वीडियो कोर्स आप नानक क्लासेज ऑनलाइन पे जाइएगा, नानक क्लासेज लिखोगे, प्ले स्टोर पर जाओ, नानक क्लासेज लिखोगे तो ऑनलाइन जो ऐप है हमारा वो मिलेगा, और इस ऐप के ऊपर आपको सभी वीडियो कोर्स अवेलेबल होंगे। आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो बेहतरीन जो तरीके से हमने यहाँ पर आपको तैयारी करवाने के लिए वीडियो अपलोड की है, आप इसको जाकर विजिट करें और आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं, क्योंकि आरपीएससी के अंदर फर्स्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए, उसका क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए टॉपिक टू टॉपिक हमने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सही तरीके से वीडियो कोर्स जो है वो हमने आपके लिए तैयार किया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विजिट करें। आपको वहाँ पर राजस्थान का हिस्ट्री, भूगोल, कला, संस्कृति, भारत की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी की पार्ट, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था जो मेरे द्वारा करवाई गई है वो भी आपको अच्छे से मिलेगी। ये सारे टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करवाएंगे, तो आप इस विजिट कीजिएगा भी यहाँ नाना क्लासेस ऐप पे जाए और आप इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सदस्य संख्या पर, तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है कि राजस्थान के अंदर जो विधानसभा की जो सीटें हैं, यानी राजस्थान जो विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा के लिए जो सीट है वो हमारे कितनी डिसाइड की गई है, तो वर्तमान में जो सीटें हैं वो कितनी है, 200 सीट है। कितनी है, 200 सीट। आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इन सीटों का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है, इन सीटों का निर्धारण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। कौन करता है वो भी अपन बात करने वाले हैं, तो देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की विधानसभा की सीटें, जब राजस्थान की विधानसभा का गठन हुआ 1952 में, तब से इतनी सीटें थी क्या? नहीं। तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा जो थी हमारी, उस विधानसभा में 160 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 160। के बाद में तो सेकंड हमारी विधानसभा जो थी और थर्ड जो विधानसभा जो थी, इसमें हमारी जो सीटें थी वो कितनी हो गई थी? 176 हो गई थी। यानी दोनों विधानसभा में हमारी जो सीटें हैं वो कितनी हो गई थी? 176। के बाद में फोर्थ होगी और फिफ्थ हमारी विधानसभा होगी। यहां पर हमारी विधानसभा की सीटें 184 सीट हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद में तो ये छठी विधानसभा जो है हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छठी विधानसभा, छठी विधानसभा में पहली बार 1977 में परिसीमन हुआ, और पहली बार हमारी सीटें हैं वो कितनी डिसाइड हुई? 200 सीट डिसाइड हुई। कितनी सीटें निर्धारित की गई? 200 सीटें निर्धारित की गई, और 200 सीटों पर चुनाव करवाया गया था। लेकिन छठी विधानसभा समय से पहले बंद कर दी गई, 3 साल तक इसका कार्यकाल रहा, और उसके बाद में मध्य अवधि चुनाव करवाए गए। आपको यह भी ध्यान रखना है, राजस्थान में पहली बार मध्य अवधि के जो चुनाव है वो कब करवाए गए थे? 7वीं विधानसभा, सॉरी, छठी विधानसभा के कार्यकाल जो था वो भंग होने के बाद में हमने इसका जो चुनाव करवाया था। ये राजस्थान की विधानसभा के सीटों का विवरण है। 200 सीट जो है वर्तमान में हमारी निर्धारित की गई। अब ये जो 200 सीटों का जो निर्धारण है, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा आप कि राज्य विधानसभा की जो 200 सीट है, इनका जो निर्धारण है, इधर लिख देता हूं मैं, सीटों का जो निर्धारण है वो किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा विधानसभा
विधानसभा की सीट व निर्वाचन क्षेत्र, सीट व निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि परिसीमन आयोग जो है वो क्या करता है, सीट और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है। अब ये परिसीमन आयोग क्या होगा, आपके माइंड में आएगा सर ये परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 के अनुसार किया जाता है, ध्यान रखना। परिसीमन आयोग, परिसीमन जो आयोग है ये क्या करता है कि विधानसभा और लोकसभा संसद या विधानमंडल का जो निर्वाचन क्षेत्र है का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। हर 10 वर्ष के बाद में जो जनगणना होती है, उस जनगणना के बाद में इनकी जो सीटों का परिसीमन है इस परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यह बात हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में लिखी हुई है। तो परिसीमन आयोग का समय समय के साथ गठन हुआ है। कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ, मैं लोकसभा में आपको बड़े ही डिटेल से समझाने वाला हूँ। आपको बस एक बार इतना ध्यान रखना है कि हमारे विधानमंडल में जो निर्वाचन क्षेत्र है और जो सीट है, तो वर्तमान में जो 200 सीटें हैं और 200 ही हमारे निर्वाचन क्षेत्र है का जो निर्धारण है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया गया है। एक बात क्लियर होगी। फिर बात आपको ये ध्यान रखनी है कि परिसीमन आयोग ने जो निर्वाचन क्षेत्र व जो सीट डिसाइड की है कौन सी जनगणना के आधार पे की है वो भी आपको समझना। कई टाबरों के दिमाग में ये बात आ रही होगी सर निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। देखो निर्वाचन क्षेत्र व सीट, इसको मैं निर्वाचन क्षेत्र लिख देता हूं कि कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भी सर निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो विधानसभा की जो सीट डिसाइड की गई उस सीट का जो एरिया है वो कितना कवर किया जाएगा, कितनी पंचायतें, कितनी पंचायत समितियां या कितना एरिया यानी क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल शामिल किया जाएगा, वो जो सीमांकन होता है बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। राजस्थान के संदर्भ में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न आएगा कि राजस्थान में जो हमारे 200 सीट है और हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कितने हैं। ध्यान रखना राजस्थान के अंदर 200 सीट है और 200 ही सीटों पर 200 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए, दोनों समान है। और ये बात ध्यान रखना कि जब हमारे यहाँ 160 सीटों पर चुनाव हुआ था, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 160 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो निर्वाचन क्षेत्र हमारे पास 140 थे। कितने थे, 40। 140 निर्वाचन क्षेत्रों पर 160 सीटों का चुनाव हुआ था। यहां पर 140 160 का आकलन था, लेकिन प्रेजेंट में हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है तो 200 सीट है और 200 ही निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए। और ये 200 सीट और 200 निर्वाचन क्षेत्र की जो समानता ये 2003 से है हमारे यहाँ राजस्थान में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्र हमारे कितने, 200। मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, परिसीमन आयोग ने राजस्थान में निर्वाचन क्षेत्र व सीट का जो आकलन है वो समान है। राजस्थान में निर्वाचन क्षेत्र व सीट, सीटों का सीमांकन समान है। सीमांकन समान है इसका मतलब हो गया हमारे यहाँ 200 सीटें हैं और 200 ही हमारे क्या है निर्वाचित क्षेत्र निर्धारित किए गए। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान विधानसभा में सीट कितनी है, आप बेसिक क्वेश्चन है बता दो सर 200 सीट है। पूछेगा पहली विधानसभा में 160, 200 कब हुई, छठी विधानसभा में। तो चीज क्लियर होगी। सीट और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा, परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके आधार पर जनगणना या जनसंख्या के आधार पर। चलो ठीक है, राजस्थान में निर्वाचित क्षेत्र और जो सीट है वो किस प्रकार के हैं, तो सीमांकन जो किया वो कैसा है, राजस्थान में समान है। 200 सीटें हैं और 200 ही निर्वाचन क्षेत्र हमारे निर्धारित किए गए हैं।
अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ जो सीट है विधानसभा की, इन सीटों का जो निर्धारण है वो तो किया गया 1971 की जनगणना के आधार पर, और जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया गया वो हमारे 2001 की जनगणना के आधार पर है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो राजस्थान में निर्वाचन क्षेत्र, ये मैं इसको इस पेन से लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनगणना के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है, और सीटों का निर्धारण तथा सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें थी राजस्थान की सीटों के बारे में, लगभग जो फैक्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। पिछली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको, तो देखिएगा, राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या का निर्धारण मैंने बोल दिया किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। अधिकतम कितनी होनी चाहिए विधानसभा में, 500 होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद भी है जहां 60 से भी कम है, जैसे कि गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, पुडुचेरी। एरिया कम है राज्यों का, तो जनसंख्या भी आकलन में कमी है। तो यहाँ पर 40, 40, 32 और 30 का आंकड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं न्यूनतम सीट के बाद में, सबसे ज्यादा जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपको जो है वो किस राज्य की देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 403 अपने यूपी की देखने को मिलेगी। राजस्थान में विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो ये हमारा वीडियो कोर्स जिसके बारे में अपने चर्चा की थी, आप नानक क्लास के ऐप पे जाइए और इसको विजिट कर सकते हो। राजस्थान की विधानसभा की बात करी मैंने, तो राजस्थान विधानसभा में सीटें वर्तमान में कितनी है, 200 है। पहली विधानसभा से लेकर छठी विधानसभा तक अपने चर्चा कर चुके हैं कि छठी विधानसभा में हमारी 200 सीटों का क्या हुआ था, निर्धारण हुआ था। अभी जो सीटें घट रही है, बढ़ रही है, ये कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि संसद और विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्र और सीटों का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग ने राजस्थान में निर्वाचन क्षेत्र और सीटों का जो सीमांकन है वो समान रखा है। 200 सीट है और 200 ही हमारे निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जो निर्वाचन क्षेत्र है वो तो 2001 की जनगणना के आधार पर है, और सीटों का जो सीमांकन यानी परिसीमन हुआ है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, स्टेटमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में जो सीट है, इन सीटों में कुछ निर्वाचित सीटें भी हैं और कुछ मनोनीत सीटें भी हैं और कुछ आरक्षित सीटें भी हैं, वो उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी हमारी जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है में जो सीट है टोटल वो कितनी है, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की कुल सीट, राजस्थान विधानसभा की कुल सीट है वो कितनी है, 200 है। और निर्वाचन क्षेत्र भी हमारे कितने हैं, 2। अब इन कुल सीटों में से आरक्षित सीटें, आपको ये ध्यान रखना, आरक्षित सीट कौन सी होगी। आरक्षित सीट का मतलब हो गया जिन पर रिजर्वेशन दिया गया है। और अनुच्छेद 332 कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 332, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 332 के अनुसार एससी व एसटी, ध्यान रखना, एससी व एसटी को विधानसभा सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का
प्रावधान किया गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, अनुच्छेद जो 330 है, इसमें लोकसभा के अंदर क्या है, सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334 क्या क्या है, लोकसभा में सीटें क्या है, आरक्षित है, मनोनीत है। लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, के बारे में प्रावधान है। विधानसभा में सीट है, उस पर जो आरक्षण की बात हुई है वो किस पे हुई है, 332 में। विधानसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं आंग्ल भारतीय, जो एक सदस्य मनोनीत होता है, के बारे में प्रावधान है। और SC ST का जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसके बारे में जो बात की गई वो 334 में की गई है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स जो है आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न पूछता है। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 332 में विधानसभा की सीटों पर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 332 में। और राजस्थान विधानसभा में ध्यान रखना, राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटों में से 200 सीट है, 200 सीट जो है, इन 200 सीटों में से 34 सीटें जो है, कितनी सीटें, 34 सीट जो है वो SC कम्युनिटी के लिए डिसाइड है। और उसके बाद में 25 जो सीटें हैं वो किसके लिए डिसाइड है, ST कम्युनिटी के लिए डिसाइड है। महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। अभी हाल ही में लोकसभा में बिल पेश किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का क्राइटेरिया यानी रिजर्वेशन देने की बात हम पेश कर रहे हैं। अभी तक उस पर चर्चा हो रही है, फ्यूचर परिसीमन किया जाएगा और उसके बाद में ये जो बिल जो हम पास कर रहे हैं, उस बिल पर आपको 33% का रिजर्वेशन जो है विधानसभा और लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अभी वर्तमान में जो आरक्षण है वो 34 सीट और 25 सीट 200 सीटों में से डिसाइड किया गया, ये अनुच्छेद 332 में। एक बिंदु और ध्यान रखना आपको अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग, ये जो आरक्षण की जो समय अवधि है, आरक्षण जो रहेगा वो पहले 2020 तक था, 2020 से बढ़ाकर अब ये आरक्षण जो है SC और ST के लिए विधानसभा में वो 2030 तक कर दिया गया। और ये आरक्षण की जो समय अवधि है, ये 104वां संविधान संशोधन किया गया। 104वां तो संविधान संशोधन हुआ 2020 में। इस संशोधन के माध्यम से आरक्षण की जो समय अवधि है, यानी आरक्षण की जो अवधि है, ये अब कितनी बढ़ा दी, 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है। यानी अब ये जो रिजर्वेशन जो है 34 और 25 सीटों का, ये कब तक रहेगा, 2030 तक रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। ये विधानसभा सीटों के बारे में बातें थी, ये सारी विधानसभा की सीटों के बारे में बातें थी, तो कि हमने यहाँ पर चर्चा की। ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से इसके जो सारे डाउट है वो आपको क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं आगे। सीट वाली जो कंसेप्ट है वो हमारे बातें अच्छे से समझ में आ गई सर। अब बात करते हैं आगे। हाँ भाई, देखिएगा सेकंड ग्रेड के जो शिक्षक भर्ती है, वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो है, उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे यहाँ संचालित की जा रही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। एक शेड्यूल हम जारी करते हैं, उस शेड्यूल को जारी करने के बाद में टॉपिक के हिसाब से आपके जो टेस्ट है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप इसमें अगर आप सेकंड ग्रेड जो है वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा ये जो है फायदेमंद रहने वाला है। हर एक टॉपिक के हिसाब से हमारे यहाँ टेस्ट जो है क्लियर करवाए जाते हैं। उसके बाद में आपको वीडियो कोर्स यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से उनकी व्याख्या भी करवाई जाती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे से बढ़िया तरीके से इसको बनाएं, उसको और मजबूत तरीके से इसको क्या करें, तैयारी को तैयार करें। तो बात करते हैं यहाँ पर
उसके बाद में अगर किसी भी बच्चे को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कीजिएगा और आप इसको विजिट करें। नानक क्लासेज के ऐप पर जाएं और वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को विजिट कर सकते हो। बात करते हैं विधानसभा में सीट के बाद में योग्यता। सीट के बाद में बात करेंगे अपन योग्यता। अगर आपको विधानसभा में सदस्य बनना है, अगर आपको विधानसभा में सदस्य बनना है तो आप विधानसभा में जब सदस्य बनोगे, यानी विधानसभा में जब आप सदस्य बनोगे तो आपके पास क्या योग्यता चाहिए, थोड़ा सा समझना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। योग्यता में सिंपल सी बात है, वह भारत का क्या होना चाहिए भी, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो सबको पता ही होगी। दूसरा पॉइंट है कि न्यूनतम एज, यानी आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष जो है पूर्ण कर चुका हो, वो व्यक्ति विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है, यानी एमएलए के चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरी योग्यता है कि संसद के द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा जो अन्य योग्यता निर्धारित की जाती है उनको भी आप थोड़ा सा क्या करें, कंप्लीट करें। अन्य योग्यता जो निर्धारित की जाती है तो क्या किया जाए, पूर्ण किया जाए। तो ये सारी बातें जो है आपके लिए थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप ये योग्यता जब कंप्लीट करते हो तो आपका फिर इस सीट पर क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। आपका फिर क्या होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव। चुनाव कैसे होगा, फर्स्ट पास द चुनाव प्रणाली, यानी आपके जो चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसे हम चुनाव प्रणाली बोलते हैं उसका नाम क्या रहेगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से आपका चुनाव होगा। सर ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, एक सीट है उस पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि अपना नामांकन भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी उस पर निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। और इस प्रणाली को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और आपका जो चुनाव होगा वो चुनाव कैसे होगा, गुप्त मतदान से होगा। सॉरी कैसे चुनाव होगा, प्रत्यक्ष होगा। चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा। अब चुनाव प्रत्यक्ष कैसे होगा, आपको पता ही है। आप डायरेक्ट जाते हो, हमारे यहाँ एमएलए के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हम डायरेक्ट जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, वोट डालकर वापस आ जाते हैं। तो वो चुनाव अपने आप में कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। यानी जनता के द्वारा जिस चुनाव में सीधा भाग लिया जाएगा वो चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। और मतदान, मतदान कैसा रहेगा, गुप्त मतदान। आप लोग जाते हो वोटिंग डालने, सरपंच का चुनाव में आपने भाग लिया होगा या एमएलए के चुनाव में भाग लिया होगा, तो सीधा जाते हो और आप चुनाव में भाग लेते, यानी वोट डालकर आप वापस आ जाते हो, सार्वजनिक नहीं किया जाता। वो चुनाव कैसा होगा, गुप्त। चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन कैंडिडेट है आपके चुनाव में भाग लेंगे। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो आपके विधानसभा के चुनाव में कौन सदस्य भाग लेंगे, तो यानी जिसका वोट बना है, ठीक है, यानी मतदाता सूची में जिसका नाम पंजीकृत है वो व्यक्ति क्या करेगा, चुनाव में भाग ले। मतदाता में पंजीकृत, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता। और पंजीकृत मतदाता जो है वो आपके चुनाव में क्या करेगा, भाग लेगा। यहां से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंजीकृत मतदाता होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंजीकृत मतदाता की जो न्यूनतम आयु का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए भाई, 18 वर्ष। मूल संविधान में ये पहले 21 वर्ष थी,
मूल संविधान में मूल संविधान में 21 वर्ष थी। इसे एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन। राजीव गांधी की सरकार में कौन सा संशोधन किया गया? 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में। और इस संशोधन के माध्यम से ये एज जो है, जो एज का क्राइटेरिया है 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। ये चुनाव का कॉन्सेप्ट है। आपकी क्वालिफिकेशन, यानी आप अगर सदस्य बनना चाहते हो विधानसभा के, तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम एज 25 साल कंप्लीट करनी होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, और बाकी योग्यता जो संसद के द्वारा डिसाइड की जाती है तो वो भी आपको कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी ये चुनाव की प्रणाली रहेगी जिसमें आपका बहुत सारे कैंडिडेट एक सीट पर निर्धारित किए जाएंगे और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो विजेत कहलाएगा। मतदान गुप्त मतदान होगा। भाग लेने वाले यानी पंजीकृत मतदाता जिसका वोटर आईडी में नाम दर्ज है वो व्यक्ति आपके चुनाव में भाग लेगा। न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए थी? 18 साल। पहले मूल संविधान में 21 साल थी, जिससे घटाकर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये सारा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। ये हो गया चुनाव। चुनाव होने के बाद में आपको क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। चुनाव होने के बाद में क्या होगा? आपको शपथ दिलाई जाएगी। अब शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाएगी और उसको कौन व्यक्ति है जो आपको शपथ दिलाएगा, ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से। शपथ, विधानसभा के सदस्यों को शपथ जो है वो किस तरीके से दिलाई जाएगी? शपथ का कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले अनुसूची जो 3 है, कौन सी अनुसूची जो 3 है के प्रारूप के अनुसार आपको क्या की जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। दूसरी बात, शपथ दिलाने के लिए कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है संविधान में, ये लिखा हुआ है या तो राज्यपाल द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा जो नामित व्यक्ति है, या तो राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा जो नामित व्यक्ति है वो आपको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। यानी सदस्यों को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। अब व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में राज्यपाल शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर जो है वो क्या करता है? सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखो, प्रोटेम स्पीकर का जो पद है हालांकि संविधान में नहीं है, बस हम व्यवहार में इसको एक बनाते हैं, इसे प्रोटेम स्पीकर बोल देते हैं। और ध्यान देना है, प्रोटेम स्पीकर जो है वो या तो संसद में होगा, सॉरी या तो लोकसभा में होगा या विधानसभा में होगा। यानी प्रोटेम स्पीकर का जो प्रावधान है वो तो या तो विधानसभा में होगा या होगा लोकसभा में। अब जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसे अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। आपको यह भी ध्यान देना है कि ये जो प्रोटेम स्पीकर है, जितने भी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, इसको कैसे चुना जाता है? देखो, जैसे ये हमारा विधानसभा है और विधानसभा में 200 सीटों के चुनाव हो गए, 200 सीटों पर चुनाव हो गया, 200 के 200 सदस्य आ चुके हैं, 200 के 200 सदस्य आ चुके हैं। इन सदस्यों को सदन की सदस्यता दिलाई जाएगी। अब सदन की सदस्यता दिलाने के लिए क्या होगा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या करेगा? इन 200 में से किसी एक सदस्य को चुनेगा। वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसको चुनता है और उसको क्या करता है? शपथ दिला देता है। ठीक है, शपथ दिला दी।
और ये शपथ दिलाने के बाद में ये सदस्य क्या करेगा, बाकी जितने भी जो सदस्य हैं उन सभी को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। इस व्यक्ति को आप प्रोटेम स्पीकर बोल सकते हो, अस्थायी अध्यक्ष बोल सकते हो, कार्यकालिक अध्यक्ष बोल सकते हो। कार्यकालिक अध्यक्ष का मतलब होता है, तत्कालीन अध्यक्ष का मतलब होता है, कार्यकालिक या तत्कालीन अध्यक्ष का मतलब होता है जो का काम सिर्फ इतना ही होगा कि सदस्यों को शपथ दिलाना और बाद में उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे इसमें कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन आते हैं प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में, मैं आगे जो है विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो इसमें सारी चीजें करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताओ कि प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, और वर्तमान में जो हमारी जो विधानसभा जो चल रही है 16वीं विधानसभा, वर्तमान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर है वो कौन थे। ये सारे कॉन्सेप्ट आप मुझे जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना। भी कमेंट करके जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ में ये जो है मुझे जरूर बताना, क्योंकि आप जब कमेंट में लिखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रहेगा। बाकी सारे प्रोटेम स्पीकर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कहानी आ गई यहाँ पर शपथ के प्रावधान के संदर्भ में। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आपको शपथ दिला दी जाएगी तो आप कार्य करोगे, तो आपका रहेगा कार्यकाल। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, और सदस्य भी अपने आप को 5 वर्ष के लिए यहाँ पर है। विधानसभा को समय से पहले भंग या विघटित किया जा सकता है। विधानसभा को समय से पहले भंग या विघटित कर सकते हैं अनुच्छेद 174 के अनुसार। 174 के अनुसार राज्यपाल क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग या विघटित। का मतलब ये हुआ कि समय से पहले मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। और सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल के संदर्भ में एक बात और समझनी है, इनका कार्यकाल जो माना जाएगा वो माना जाएगा प्रथम बैठक से। प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक इनका कार्यकाल माना जाएगा। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि कार्यकाल में वृद्धि भी की गई थी, इनका कार्यकाल बढ़ाया भी गया था। इंदिरा गांधी की सरकार के समय संविधान में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। कितने वर्ष का कर दिया था, 6 वर्ष का कर दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इस संशोधन में कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर उन्हें कितना कर दिया, 5 वर्ष कर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है। हमारी जो विधानसभा जो थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, और ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में वापस जो इनका कार्यकाल है वो कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान रखनी कार्यकाल के संदर्भ में, और वो ये ध्यान रखनी है कि जो कार्यकाल है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352, उसमें विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभाओं का कार्यकाल, विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ऐसा कभी हुआ है, तीसरा जो आपातकाल लागू हुआ था तो राजस्थान की विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 25 जून 1975 है, 75 है, 1975 में हमारा जो तीसरा आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान यह लागू किया गया था। उस समय हमारे राजस्थान की 5वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी, 5वीं विधानसभा। और 5वीं विधानसभा जो थी
इस 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट कार्यकाल के संदर्भ में रहेंगे और ये हमारी विधानसभा के बारे में चर्चा थी। तो हमने पढ़ा विधानसभा के बारे में क्या क्या पढ़ा है, देखिएगा। सबसे पहले हमने बात की विधानसभा के इसकी जो पद की जो विशेषता है, विधानसभा के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, सदस्य संख्या का कॉन्सेप्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो कोर्स की बात की, वीडियो कोर्स पर आप जरूर विजिट करना भाई। उसके बाद में हमने बात की थी सदस्य संख्या, जो सीटों को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। उसके बाद में योग्यता, आरक्षित सीटें भी बात की थी, और लास्ट जो हमने अभी पढ़ा है वो पढ़ा है इसके कार्यकाल के संदर्भ में। तो ये सारी चर्चा जो है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी जो बची हुई जो बातें हैं, चाहे कार्यकाल के बाद में त्यागपत्र है, पद से हटाने की बात है, विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह, उसके कार्य वगैरह, वो सारी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके भी, बेस्ट ऑफ लक।